हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ड्रीम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी एस्पिरेंट्स को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमारा राष्ट्र 75वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहा है और दोस्तों मैंने भी आपके लिए एक बिल्कुल अनोखा कंटेंट आज लाया है। भारत की गणतंत्र यात्रा का ये संपूर्ण वीडियो आप देख रहे हैं। इस यात्रा में मैं आपको भारत में उन सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को यहाँ पर आज एक्सप्लेन करूंगा जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही भारत की गणतंत्र यात्रा को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप सभी को पता है कि हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। परंतु दोस्तों, इस स्वतंत्रता से स्वतंत्रता की जो यात्रा थी, इस यात्रा में और भारतीय संविधान के पूरे विकसित होने तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को हम अगर नहीं समझेंगे तो भारत की गणतंत्र यात्रा पूर्ण नहीं होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटे से समय में यानी कि अल्प समय में मैं आपको भारत की इस स्वतंत्रता से स्वतंत्रता तक की यात्रा को आपको समझा रहा हूं। प्लीज इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा एक कहानी के तौर पर। दोस्तों, आपको सभी को पता है कि भारतवर्ष, आर्यवर्त, भारत का देश, ये सभी नामों से भारत प्राचीन से लेकर अब तक बहुत सारे नामों से जाना गया है। भारत का जो सामान था वो यूरोप तक पहले भी पहुंचता रहा है, परंतु उस पूरे प्रसार में स्थल मार्ग का प्रयोग हुआ करता था, यानी कि वो व्यापार स्थल मार्ग से हुआ करता था। जब यूरोप में परिवर्तन का दौर आया, यूरोप के लोगों को थोड़ा और जानकारी मिली कि हम वैकल्पिक मार्ग की सहायता से भारत तक पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि बीच का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। तो उसी वक्त कई सारे यूरोपीय देशों ने भारत की यात्रा के लिए अपने प्रयास शुरू किए। आप सभी को पता है कि सबसे पहले कोलंबस निकला, लेकिन वो भारत नहीं पहुंच पाया, उसने अमेरिका की खोज की। और उसके बाद वास्को डी गामा निकलता है पुर्तगाल से। समय होता है 1498, और 1498 में वास्को डी गामा पहला यूरोपीय होता है जो भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज कर जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि भारत तो कब से था और कब तक रहेगा, अनंत है, आदि है और अनंत है हमारा राष्ट्र। तो आप ये बात याद रखिएगा कि भारत के स्थल मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा के आने के बाद कई यूरोपीय शक्ति भारत में आए। महत्वपूर्ण यूरोपीय शक्ति जिन्होंने भारत पर प्रत्यक्ष रूप से, पहले प्रारंभ में अप्रत्यक्ष रूप से और बाद में प्रत्यक्ष रूप से शासन किया, वो थे अंग्रेज, जो कि तीसरी यूरोपीय शक्ति बनकर के भारत आए थे। 1600 कम सन 1600 में यूरोप में एक कंपनी बनती है जिसका आगे चल के नाम ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। 1608 में अंग्रेज पहली बार भारत आते हैं। ये परमिशन मांगने के लिए एक लेटर लेकर के आते हैं, जिस लेटर पर लिखा हुआ था डियर फ्रेंड अकबर। लेकिन अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है और उसका बेटा जहांगीर उस वक्त शासनकाल में रहता है। जहांगीर से वो प्रयास करते हैं परमिशन मांगने की कि वो ट्रेड यहाँ पर कर सकें, व्यापार यहाँ पर कर सकें। शुरुआती दिनों में जहांगीर उन्हें परमिशन नहीं देता, लेकिन आगे चल के कुछ लिटरेचर्स को अगर देखें तो लगभग 1613 के आसपास जाकर के जहांगीर से परमिशन मांगने में और आधिकारिक रूप से लेटर प्राप्त करने में वो सब सफल हो जाते हैं। उसके बाद से दोस्तों शुरू होता है भारत में अंग्रेजों का पहला अप्रत्यक्ष दौर, जिसमें वो पहले व्यापारिक एकजुटता को बढ़ाते हुए, अपने संसाधनों को मजबूत करते हुए, अर्थ कमा करके अपने फायदे को देखते हुए भारत पे लगातार व्यापार करते रहते हैं। परंतु एक बड़ा घटनाक्रम आता है दोस्तों, लगभग लगभग 100 साल के बाद। मैं 100 से 150 साल की बात कर रहा हूं, लगभग 125 से 140 साल के बाद मोटा मोटा ले लीजिए आप। तो 157 के मतलब 1757 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है प्लासी का युद्ध, और उसके बाद होता है 1764 में बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्धों में अंग्रेज अपनी कूटनीतिक क्षमता के द्वारा विजय प्राप्त करने में सफल रहते हैं। परंतु साथ ही वो इस बात पर भी बहुत क्लियर हो जाते हैं कि भारत में एकजुटता नहीं है। भारत में बहुत सारे राजा तो हैं, लेकिन उनमें आपसी बिल्कुल भी तालमेल नहीं है, और इसी लूप होल का फायदा उठाकर अंग्रेज भारत में शासन करने की योजना को गढ़ना शुरू करते हैं।
परंतु दोस्तों मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूं कि अगर भारत में शासन करने की योजना बनाने के क्रम में अगर देखें तो सबसे पहले यह कार्य या यह बात या सबसे पहले भारत पर नीयत जिनकी खराब हुई थी वो थे फ्रांसीसी। 1664 में अब फ्रांसीसी भारत में आते हैं और उसके बाद उनके कई सारे गवर्नर ऐसे होते हैं जिन्होंने भारत में सबसे पहले शासन की योजना बनाई। यह बात जब अंग्रेजों को पहुंचती है तो इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपने पढ़ा होगा। और इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद ये समय आता है दोस्तों कि भारत में अंग्रेज एक सशक्त यूरोपीय शक्ति बनकर उभरते हैं। बाद में अंग्रेज भारतीय शासकों को धीरे धीरे नस्ते नाबूद करना चालू करते हैं और उसके बाद पूरे भारत में एक विराट शक्ति के रूप में अंग्रेज जो पहले व्यापारी के तौर पे आए थे वो प्रत्यक्ष तौर पर भारत में नियंत्रण करने की योजना बनाने लगते हैं। वह समय होता है दोस्तों 1772। 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है और दोस्तों उसके बाद 1773 से लेकर के 1947 का दौर हम लोग पढ़ते हैं बार बार। आपने इसको देखा होगा तो 1773 से लेकर के एक समय आता है जो 1857 तक चलता है, इसे कहते हैं कंपनी का एरा। और उसके बाद 1857 से लेकर के 1947 तक का जो समय चलता है इसे कहते हैं क्राउन रूल, यानी ब्रिटिश शासन का या ब्रिटेन की महाराजा का प्रत्यक्ष रूप से भारत पर नियंत्रण। फिर इसी दौर में दोस्तों भारत को आजादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को। भारत स्वतंत्रता प्राप्त करता है और यहां से अगर मैं कहूं तो भारत अपने लिए संवैधानिक विकास के मापदंडों को बुनता है। परंतु भारत में रूल्स रेगुलेशंस की ये शुरुआत जो अंग्रेजों ने दी थी और उसकी शुरुआत में कहूं तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक से शुरू होती है और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक चलती है, याद रखिएगा। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलती है और इस आजादी के बाद ही भारत अब खुली हवा में सांस लेकर के भारत का संविधान भारतीयों के ऊपर लागू होने वाला और भारतीयों के द्वारा बनाए जाने की कवायद शुरू होती है, याद रखिएगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों जो भारतीय संविधान के गणतंत्र यात्रा की एक अनूठी गाथा होगी। देखिए सबसे पहले भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन उस समय तक भारत का अपना कोई संविधान नहीं था। उस समय कानून और शासन प्रणाली 1935 के अधिनियम या 1935 के भारत शासन सरकार अधिनियम के संशोधित संस्करण पर आधारित थी। यानी कि अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो भारत का संपूर्ण शासन वही था जो 1935 के अधिनियम में अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए बनाया हुआ था। इसके बाद दोस्तों वो समय आता है 29 अगस्त 1947। भारत में एक स्थायी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति के गठन के लिए संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जाता है। अब समय आता है दोस्तों संविधान सभा का गठन। ये होता है 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा जो जन साधारण द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का एक निकाय होता है। लगभग 10 लाख की पॉपुलेशन में 389 मेंबर शुरू होते हैं। 389 मेंबर्स को लगभग संविधान सभा के लिए चुना जाता है। इस हिसाब से अगर मैं अनुमान लगाऊं तो भारत की पॉपुलेशन तत्कालीन लगभग 40 करोड़ के आसपास रही होगी। 10 लाख की पॉपुलेशन में एक व्यक्ति को संविधान सभा में चुनकर भेजा जाता है, जैसे कि आज हमारे लिए लोकसभा का चुनाव होता है, कुछ ऐसा आप मान सकते हैं। तो जो संविधान का मसौदा तैयार करने या अपनाने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए थे ये 389 मेंबर्स। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये उसी समय का दृश्य है जब पंडित नेहरू ने, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने, संविधान सभा में, तत्कालीन संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि प्रस्तावना को पढ़ा था, जो कि इन्फ्लुएंस थी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के संविधान से, और उसकी भाषा भी वहीं से ली गई थी। लेकिन आगे चलकर भारतीय संविधान का जब विकास और भी अधिक हुआ तो यही प्रस्तावना जिस पर सबसे पहले डिस्कशन हुआ दोस्तों, ये भारतीय संविधान का सबसे अंतिम में अंग बनी। बहुत लंबी बहस है इसकी कि भारतीय संविधान का अंग है या नहीं है। आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है और उसमें भी संशोधन हो सकता है। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी के समय में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया और अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कई शब्द जोड़े जा चुके हैं। इसे हम किसी और दिन पढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम समझते हैं कि भारतीय संविधान में इसके बाद हुआ क्या। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने
ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दे दिया। इस पहली बैठक में केवल 211 सदस्य ने हिस्सा लिया था। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस पहली बैठक के दिन अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अब आता है दोस्तों ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर का दिन, और 11 दिसंबर 1946 को भारत को संविधान सभा ने बैठक के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना। संविधान सभा का प्रथम सत्र ये बहुत महत्वपूर्ण था दोस्तों, क्योंकि वास्तव में संविधान बनने की प्रक्रिया की शुरुआत 13 दिसंबर से ही मानी जाती है। 13 दिसंबर 1946 से लेकर के 22 जनवरी 1947 तक का एक पहला सत्र में पढ़ रहा हूं, तो ये प्रथम सत्र दोस्तों 13 दिसंबर 1946 से 22 जनवरी 1947 तक चला। इस सत्र में क्या क्या हुआ बहुत संक्षिप्त में समझते हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारतीय संविधान को तैयार करने का अपना कार्य शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसका उद्देश्य भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना और इसके भविष्य को नियंत्रित करने के लिए एक संविधान सभा बनाना था। इस संकल्प ने संविधान सभा के काम का मार्गदर्शन करने के लिए सामान्य सिद्धांत स्थापित किए। अब समिति बनाई गई दोस्तों। समिति और संविधान सभा का बहस का दूसरा सत्र ये शुरू हुआ 27 फरवरी 1947 से और चला 30 अगस्त 1947 तक। संविधान सभा के पहले सत्र के बाद संविधान के विभिन्न पहलुओं की जांच और रिपोर्ट करने के लिए कई समितियां स्थापित की गई। इनमें मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों का सलाहकार समिति, मौलिक अधिकार समिति, इसकी उप समिति, अल्पसंख्यक समिति, मतलब कई सारी समितियां बनी और उनके अध्यक्ष भी बनाए गए कि इन पर्टिकुलर समितियों को ये पर्टिकुलर व्यक्ति देखेंगे और जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसा हुआ भी। इन समितियों ने अप्रैल और अगस्त 1947 के बीच संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसी बीच जैसे ही समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, संविधान सभा ने सिफारिशों में उल्लिखित समान सिद्धांतों पर चर्चा करना शुरू कर दिया। यानी इन रिपोर्ट्स में जो आया था उस पर चर्चा शुरू हो गई। यह विचार विमर्श 30 अगस्त 1947 को समाप्त हुआ। अब संविधान सलाहकार द्वारा मसौदा संविधान का तैयार किया गया। तो आपको सभी पता होगा कि जो संविधान के सलाहकार थे उनका नाम था BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। पिछले चरणों में उल्लिखित विभिन्न समितियों की रिपोर्ट और संविधान सभा में हुई चर्चाओं के आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने एक मसौदा संविधान का तैयार किया। यानी कि सबसे पहला ड्राफ्ट BN राव ने तैयार किया। संविधान का मसौदा 1947 तक पूरा हो गया और मसौदा समिति को सौंप दिया गया। अब पहला मसौदा संविधान जो कि 27 अक्टूबर 1947 से लेकर के 21 फरवरी 1948 तक डिस्कस हुआ। 27 अक्टूबर 1947 को मसौदा समिति ने अन्य नोट्स, रिपोर्ट्स और ज्ञापनों के साथ संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किए गए मसौदा संविधान की जांच शुरू की। परिवर्तन करने के बाद समिति ने अपना अंतिम मसौदा मसौदा संविधान जो बनाया 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया गया। अब प्रथम ड्राफ्ट का सार्वजनिक वितरण किया गया दोस्तों। यह समय था 21 फरवरी 1948 से 26 अक्टूबर 1948 तक का। संविधान का मसौदा संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपे जाने के बाद इसे प्रकाशित किया गया और जनता के बीच प्रसारित किया गया। कई टिप्पणियां, आलोचनाएं, सुझाव प्रस्तुत हुए जिनकी जांच एक विशेष समिति द्वारा की गई, जिसमें संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्तियां समिति और स्वयं मसौदा समिति के सदस्य शामिल थे। मसौदा समिति ने इन जानकारियों को ध्यान में रखा और 23, 24, 27 मार्च और 18 अक्टूबर 1948 को विचार विमर्श किया। यानी कि 23, 24, 27 मार्च और उसके बाद 18 अक्टूबर 1948 को विचार विमर्श किया। अब समय आता है 26 अक्टूबर 1948 का। 26 अक्टूबर 1948 को संविधान ने मसौदा संविधान के उस संस्करण को दोबारा मुद्रित किया और पुनः प्रस्तुत किया जो कि 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया था। जिन खंडों में इसका संशोधन करने का इरादा है उसमें संशोधनों का एक सेट जोड़ा गया और संविधान मसौदे को प्रस्तुत कर दिया गया। इसके बाद संविधान के मसौदे पर बहस शुरू होती है।
4 नवंबर 1948 को। संविधान का मसौदा 4 नवंबर 1948 को मसौदा समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और संविधान सभा का मसौदा अब संविधान सभा के समक्ष चर्चा के लिए खोला जाता है। संविधान के मसौदे पर दूसरा वाचन यानी सेकेंड रीडिंग शुरू होती है दोस्तों, वो है 15 नवंबर से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। संविधान के मसौदे के दूसरे वाचन में संविधान सभा ने मसौदे के प्रत्येक अनुच्छेद पर खंड दर खंड चर्चा की। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक बहसें इसी अवधि के दौरान हुई। 17 अक्टूबर 1949 तक ये चली। इस चरण के दौरान विधानसभा सदस्यों ने भी विशिष्ट लेखों और या खंडों को संशोधित करने या समाप्त करने की मांग करते हुए संविधान का जो मसौदा आया था या मसौदा संविधान था उसमें संशोधन का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन अधिकांश संशोधन अंततः खारिज कर दिए गए। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान को बनाने में सबसे खूबसूरत चीज ये थी कि किसी भी मुद्दे पर प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग न करते हुए सर्वसम्मति अपनाई गई। इसलिए बहुत बड़े स्तर पर बहुत विरोध नहीं हुआ और कोई नाखुश भी नहीं हुआ। संविधान के मसौदे में संशोधन। संविधान के मसौदे पर बहस समाप्त होने के बाद मसौदा समिति संविधान सभा के लिए गए निर्णयों के अनुसार इसे संशोधित करने के लिए आगे बढ़ी। इनमें लेखों को पुनः क्रमांकित करना, भाषा में मामूली परिवर्तन या बदलाव करना, खंड जोड़ना या खंड हटाने जैसे कार्य शामिल थे। इसके बाद संशोधित मसौदा संविधान 3 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दिया गया, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दे दिया गया। इसके बाद 14 नवंबर 1949 को संविधान या जो मसौदा संविधान था ये विधानसभा में पेश किया गया। संविधान के प्रारूपण का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949। आप सभी को पता होगा 14 नवंबर नेहरू जी का बर्थडे भी है, तो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 जिसे संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है तक चला। संविधान के मसौदे का तीसरा वाचन के दौरान केवल कुछ महत्वपूर्ण बहसें हुई और अधिकांश भाषणों में समग्र रूप से संविधान पर सामान्य टिप्पणियां शामिल थी। जहां कुछ सदस्यों ने संविधान के अंतिम संस्करण पर संतुष्टि व्यक्त की थी, वहीं अन्य ने चिंताएं भी व्यक्त की थी। भारत के संविधान का अधिनियमन और अंगीकरण 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा पिछले चरण के अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के के पक्ष में मतदान के साथ संविधान का तीसरा वाचन समाप्त कर दिया गया। संविधान के अंतिम संस्करण पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। याद रखिएगा, बनकर तो 26 नवंबर को पूरा संविधान तैयार हो गया था, लेकिन इस पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किया गया। आप सभी को पता है कि 25 जनवरी जो बीत गई दोस्तों कल, उस दिन भारत का निर्वाचन आयोग काम करना शुरू करता है, इसलिए हम लोग इसे मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और फिर दोस्तों आज का दिन आ गया जिसे मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, 26 जनवरी 1950। और दोस्तों ये दृश्य था जिस दिन भारत के इन धुरंधरों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया था। अब 26 जनवरी वह तिथि हो गई जब भारत वास्तव में संप्रभु गणराज्य बन गया। एक संविधान बन गया जिसका निर्माण भारतीयों द्वारा ही किया गया था और भारतीयों ने जिन्हें चुनकर भेजा था उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। 26 जनवरी 1950 के अवसर पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अगर मैं पहला जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया था, इस अवसर पर 21 तोपों की सलामी दी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारतीय ध्वज को फहराने से चिन्हित किया गया। तत्पश्चात 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। अब सबसे विशेष कि 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी को विशेष रूप से संविधान की प्रारंभ तिथि के रूप में चुना गया था, क्योंकि इसी दिन की याद में 1930 में कांग्रेस के लाहौर सत्र में दिसंबर 1929 में एक प्रस्ताव पारित कर इस दिवस को 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। 26 जनवरी को, तो इस दिवस की याद में हमने 26 जनवरी सेलिब्रेट किया। ये अलग बात है कि हमें स्वाधीनता तो इस दिवस को नहीं मिली, क्योंकि ये जो स्वाधीनता की डेट थी वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट में लिखी होती 15 अगस्त, लेकिन हमारे पास ये अधिकार था, ये मौका था कि हम 26 जनवरी को मेमोरेबल बना दें। और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए इंतजार किया और 26 जनवरी को फाइनली भारत गणतंत्र
बन गया, भारतीय संविधान का संपूर्ण हिस्सा भारत पर लागू हो गया। अब गणतंत्र दिवस में आपने पढ़ा है, तो ये तो दोस्तों गणतंत्र की यात्रा थी। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं, इस समारोह में क्या विशेषताएं होती हैं। तो गणतंत्र दिवस का जो समारोह होता है, उसमें हमारे यहाँ परंपरा रही है मुख्य अतिथि को बुलाने की। 1950 में अगर देखिए पहले गणतंत्र दिवस में, तो प्रथम गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो आए थे। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि चुनने की प्रक्रिया कार्यक्रम लगभग 6 महीने पहले से हो सकता है, शुरू हो जाता है। आपने देखा था कि इस बार का जो हमारा गणतंत्र दिवस समारोह था, इसके पहले जो हमारे मुख्य अतिथि थे, वो जो बाइडेन थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके, तो इसके बाद हमने आज के गणतंत्र दिवस समारोह जो सेलिब्रेट हुआ है, इसके मुख्य अतिथि को बदल दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ इस बार के मुख्य अतिथि कौन थे, वैसे आपको पता होगा। काफी विचार विमर्श और औपचारिकता के बाद अंतिम निर्णय लिया गया। भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मुख्य अतिथि की यात्रा प्रतीकात्मक से भरी होती है। यह भारत के आमंत्रित राष्ट्र के बीच संबंधों को बनाने और नवीनीकृत करने के लिए एक शक्तिशाली उपक्रम के रूप में कार्य करती है। कुल मिला के हम उसे ही बुलाते हैं जिससे हमारे रिलेशंस काफी अच्छे हों। इस प्रकार इसका राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व बहुत अधिक है। आमंत्रण देने से पहले हम निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान रखते हैं, एक बार इन्हें देख लीजिए, क्योंकि ये तथ्य आपसे कभी पूछे जा सकते हैं। भारत और संबंधित देश के बीच संबंधों की प्रकृति, भारत के राजनीतिक, वाणिज्यिक और सैन्य तथा आर्थिक हित शामिल होते हैं। भारत सरकार इस अवसर पर उपयोग इन सभी क्षेत्रों में आमंत्रित देशों के साथ साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए करती है। देखिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी होते हैं और व्यापारिक रिलेशंस भी होते हैं, सारे रिलेशंस होते हैं। हम ऐसे ही व्यक्ति को बुलाते हैं जिनसे हमारे हित जुड़े हों और जो हमारे लिए कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर भविष्य में कार्य करने के लिए तैयार हो। राइट, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब ऐसा एक ऐतिहासिक कारक जो स्वतंत्रता के पश्चात मुख्य अतिथि के चयन में होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि गुट निरपेक्ष के साथ जुड़ाव। तो दोस्तों, ये हैं भारत के आज के हमारे गेस्ट, यानी कि 26 जनवरी 2024 के हमारे जो इस बार के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। आपको पता होगा, बड़ी ही डैशिंग पर्सनालिटी है, मोदी जी से बहुत अच्छे रिलेशन है। हमने फ्रांस से काफी लंबे समय से दोस्ती की है। आप एक बात याद रखिएगा कि अभी के वर्तमान डेवलपमेंट, मतलब पिछले 8-10 सालों के डेवलपमेंट को देखूं, तो भारत और फ्रांस ने कई सारे अनुबंधों पर साइन किया है, कई सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुए हैं, कई सारी डील्स हुई हैं, जैसे राफेल भारत ने लिया, फिर उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बनना, उसके बाद भारत में एक सोलर क्रांति का शुरू होना, इसमें कहीं ना कहीं फ्रांस का हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है। और उन सब से ऊपर दोस्तों, फ्रांस हमारे लिए एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसने हमारा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्यता देने के लिए हमेशा हमारी मुखालफत की है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियां जो 26 जनवरी से संबंधित आपसे पूछी जा सकती हैं। आई होप दोस्तों, आज का ये जो पूरा सेशन है, ये आपको समझ में आया होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो दोस्तों, इसी तरह के महत्वपूर्ण कंटेंट्स मैं आपके लिए और भविष्य में लेता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून विद अस। आप सभी को फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत की आन बान शान के लिए अपने जितने भी आप जिस तरह से भी इनपुट दे सकते हैं, देते रहिए। हमारा देश यूं ही चमकता रहे एक सितारे की भांति। थैंक यू सो मच।